तो दोस्तों आज हम बात करने वाले क्लास 12 फिजिक्स के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को। आपका जो क्लास 12 फिजिक्स का 8वां चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इस चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छी तरीके से देखने वाले हैं और जितने न्यूमेरिकल होंगे सभी इंपॉर्टेंट होंगे, तो मस्त तरीके से आपको सॉल्व भी करना है। ठीक है, अगर बात करें इसके पहले वाले वीडियोज पे हमने जो विद्युत चुंबकीय तरंग वाला चैप्टर है इसके सभी महत्वपूर्ण जितनी परिभाषाएं थी, जितने टॉपिक थे उनको पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो पे हम चैप्टर 8 विद्युत चुंबकीय तरंगे के सभी न्यूमेरिकल देखेंगे और न्यूमेरिकल देखने से पहले इनके सभी फॉर्मूलों को अच्छे से देखेंगे, जिससे हम इनके न्यूमेरिकल्स को, इनके सवालों को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो इसलिए आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। पहले एक एक करके सभी फॉर्मूलों को समझते हैं, फिर एक एक करके इनके क्वेश्चंस को देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और इनसे पेपर में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मस्त तरीके से पूरा वीडियो देखना, आसानी से समझ जाओगे। और अगर आप चाहो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के इसके पहले के टॉपिक पढ़ना जो हमने पढ़ा दी, जैसे मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, विस्थापन धारा और भी टॉपिक जो थे इसके पहले हमने पढ़ लिए, अगर उनके वीडियो देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन पे क्लास 12 फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इनके सभी फॉर्मूलों को पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? सभी फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। ठीक है, सभी फॉर्मूले हम लोग पढ़ लेते हैं, इसके बाद आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो हमने आपको पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था कि अगर मान लो जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे किस टाइप से संचरित होती हैं, वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के आपका क्या होती है, लंबवत संचरित होती है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो हमने वैद्युत क्षेत्र लिया, चुंबकीय क्षेत्र लिया और ये है तरंग के संचरण की दिशा। आपको पता है 3 अक्ष होते हैं हमारे पास, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। ठीक है, ये तीनों क्या एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं, मतलब वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत है, 90 डिग्री का कोण इनके बीच, और तरंग के संचरण की दिशा के भी ये लंबवत है। ये यहाँ पे क्या निकल रही है, ये आपकी तरंग निकल रही है इस टाइप से। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र के कारण इस टाइप से ई आप लिख सकते हो यहाँ पे, और ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र के कारण है बी। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र वाली इस टाइप से यहाँ से होती हुई ऐसे जा रही है, वैद्युत क्षेत्र वाली यहाँ से होती हुई ऐसे करके ऐसे जा रही है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। तो अगर मान लो तरंग के संचरण की दिशा एक्स अक्ष पे दिखाई जाए, ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र को वाई अक्ष पे दिखाया जाए, चुंबकीय क्षेत्र को जेड अक्ष पे दिखाया जाए, तब यहाँ पे जो कुछ फॉर्मूले हैं उनको अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, सबसे पहले बात करें, पहला फॉर्मूला है वैद्युत क्षेत्र का। सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इनसे आपको सवाल करने हैं। ठीक है, पहला फॉर्मूला है वैद्युत क्षेत्र का। देखो जब आपका वाई अक्ष पे वैद्युत क्षेत्र हो, एक्स अक्ष पे तरंग संचरण की दिशा और जेड अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र हो, तब आपका ई बराबर सूत्र होता है ई बराबर ई वाई जे कैप। ठीक है, देखो वैद्युत क्षेत्र कहाँ पे, वाई अक्ष पे, इसलिए ई वाई लिखा गया। ई क्या वैद्युत क्षेत्र और ई वाई क्या आ जाएगा, इसका अधिकतम मान। ठीक है, ई वाई जे कैप हो जाएगा। जे कैप क्या है यहाँ पे, जे कैप है यहाँ पे एकांक सदिश। वाई अक्ष पे एकांक सदिश जे कैप है, मान लो एक्स अक्ष पे मान सकते हो एकांक सदिश आई कैप है, वाई अक्ष पे जे कैप है और जेड अक्ष पे एकांक सदिश के कैप है। ठीक है, तब यहाँ से क्या होगा, तभी आपका वैद्युत क्षेत्र है, इसलिए ई बराबर ई वाई जे कैप लिखा गया। ई वाई क्या है, इस वाई अक्ष को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, अब ई वाई की जगह आप क्या लिख सकते हो, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्या लिख सकते हो, ई बराबर सूत्र यहाँ से आ जाएगा, मतलब जो समीकरण आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र का वो आ जाएगा ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और आगे जे कैप जैसा का जैसा। ठीक है, मतलब ई वाई की जगह ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखना है। यहाँ पे बात करें ई को क्या बोलेंगे, ई को बोलेंगे विद्युत क्षेत्र। ई नॉट को क्या बोलेंगे, ई नॉट को बोलेंगे विद्युत क्षेत्र का आयाम या विद्युत क्षेत्र का शिखर मान। जैसे अभी तक धारा का अधिकतम मान होता था आई नॉट, वैसे ही यहाँ पे विद्युत क्षेत्र आ गया। विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान बोल सकते हो या शिखर मान बोल सकते हो या आयाम बोल सकते हो ई नॉट को। तो ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स जे कैप, ये है विद्युत क्षेत्र का समीकरण ई का। ठीक है, ये सब काम आएंगे आपको आगे। ठीक है, फिर इसके बाद इसी टाइप से देखो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पे, जेड अक्ष पे, तो यहाँ से बी बराबर क्या हो जाएगा, बी जेड, और यहाँ पे हमने के कैप बताया था इसलिए एकांक सदिश के कैप। आप बी जेड की तरह भी आप यहाँ पे इसी टाइप से लिख सकते हो, बी जेड की जगह लिख सकते हो बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। जेड क्यों लगाए, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र जेड अक्ष पे। ठीक है, तो बी बराबर यहाँ से समीकरण क्या आया, बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जहाँ बी नॉट क्या चीज है, बी नॉट को इसे बी नॉट पढ़ सकते हो या बी जीरो भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बी नॉट क्या है, इसे बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र का आयाम या चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान, या क्या बोल सकते हो चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान। ठीक है, तो ये है चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। फिर इसके बाद ये जो आपका विद्युत क्षेत्र ई नॉट और चुंबकीय क्षेत्र बी नॉट, इसका जो अनुपात होता है, मतलब ई नॉट बटे बी नॉट, ये बराबर होता है सी के। ई नॉट क्या, विद्युत क्षेत्र का आयाम बटे चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, किसके बराबर होता है, सी। जहां सी को क्या बोलते हैं, प्रकाश की चाल बोलते हैं। सी को क्या बोलते हैं, प्रकाश की चाल, और इसका वेग, इसका मान कितना
कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। सी क्या है, प्रकाश की चाल जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। ई नॉट क्या है, वैद्युत क्षेत्र का आयाम है, बी नॉट क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ई नॉट बटा बी नॉट बराबर सी, आपको आगे सवालों में काम आएगा, ठीक है। अगला फॉर्मूला है वैद्युत ऊर्जा घनत्व का। वैद्युत ऊर्जा घनत्व का तो फॉर्मूला हमने विद्युत धारा वाले चैप्टर में पढ़ ही लिया था। क्या फॉर्मूला था, यू ई बराबर होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये यहाँ पे आपने वैद्युत धारा वाले में पढ़ा था, वैद्युत ऊर्जा घनत्व यू ई बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जहाँ यू ई क्या है, वैद्युत ऊर्जा घनत्व, तो एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, ई विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब जैसा यहाँ पे विद्युत क्षेत्र में होता है फॉर्मूला, वैसा ही सेम चुंबकीय ऊर्जा घनत्व में हो जाता है। इसमें एप्सिलॉन नॉट बस गुणे में होता है, यहाँ पे म्यू नॉट भाग में होता है। तो यहाँ पे जैसे हो गया यूएम बराबर, एम क्यों लगा, मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबक के लिए एम लगा, मैग्नेटिक, ई का मतलब इलेक्ट्रिक, इसलिए विद्युत है ये चुंबकीय है, ठीक है। तो यूएम बराबर 1/2 सेम, जैसे ई स्क्वायर था वैसे यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बी स्क्वायर, बट यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का गुणा होता है, यहाँ पे म्यू नॉट का भाग होता है। तो ये चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र, ठीक है, ये वाला। फिर इसके बाद अगर आपसे कुल ऊर्जा घनत्व पूछ ले, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का कुल ऊर्जा घनत्व पूछ ले, तो उसके लिए दोनों को जोड़ देंगे। जो आपका कुल ऊर्जा घनत्व आएगा वो आएगा यू बराबर यूई प्लस यूएम, जहाँ यूई की वैल्यू ये है और यूएम की है, तो इनको रख दोगे तो आपका कुल ऊर्जा घनत्व बराबर आएगा यू बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस 1/2 बी स्क्वायर म्यू नॉट, बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। तो ये हो जाएगा कुल ऊर्जा घनत्व, ठीक है। इसके बाद प्रकाश की चाल, सी का सूत्र याद रखना, सी बराबर होता है न्यू लैम्डा, सी बराबर सूत्र होता है न्यू लैम्डा। ये न्यू जो है वी के जैसा बनाना है आपको, ये हो जाएगा इस टाइप से, सी बराबर न्यू लैम्डा। इस न्यू को क्या बोलते हैं, इसे आवृत्ति बोलते हैं, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, आवृत्ति। आपने प्रत्यावर्ती धारा में आवृत्ति को F से प्रदर्शित किया था, आप चाहो तो आवृत्ति को F से भी प्रदर्शित कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। F और न्यू एक ही है आवृत्ति, चाहे F से प्रदर्शित करो चाहे न्यू से, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, आवृत्ति, इसे न्यू पढ़ेंगे, ठीक है। तो C बराबर न्यू लैम्डा, अगर आवृत्ति न्यू का यहाँ से मान निकालोगे तो न्यू बराबर C अपॉन लैम्डा, जहाँ न्यू क्या है आवृत्ति, लैम्डा क्या है तरंगदैर्घ्य, जो है आपकी प्रकाश, ये जो तरंग है इसकी क्या है लैम्डा, तरंगदैर्घ्य मतलब वेव लेंथ, तरंग की लंबाई है तरंगदैर्घ्य, ठीक है। तो इस टाइप से ये सभी फॉर्मूले हैं, इन्हीं सभी फॉर्मूलों से आपको न्यूमेरिकल लगाने, सभी सवालों को लगाना है, ठीक है। इसीलिए हमने सभी फॉर्मूलों को पहले बता दिया जिससे आप आसानी से एक एक सवाल को कर सको, ठीक है। तो अब आपको ले चलते हैं सवाल की ओर, सब लोग कॉपी पे निकाल के बैठो, एक एक क्वेश्चन अच्छे से हल करेंगे, ठीक है। तो इसे नोट कर लो, इन फॉर्मूलों को आपको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। और इसके पहले हमने बताया सारे टॉपिक हमने पढ़ा दिए थे, जो नोट्स बनाए उसमें जितने टॉपिक पढ़े उसके आगे फॉर्मूले आपको अच्छे से नोट कर लेने। आप चलते हैं सवालों की ओर, ठीक है। तो जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट कर लो। तो देखो अब एक एक करके हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है पेपर के लिए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो यहाँ से और अच्छे से आपको भी सॉल्व करना है कॉपी पे। क्वेश्चन कह रहा है निर्वात में एक वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम बी नॉट बराबर 510 NT लिखा हुआ है, ठीक है। N का मतलब है यहाँ पे नैनो और T का मतलब है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक एक टेस्ला भी होता है ना, टेस्ला हो गया, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो गया, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे जो बी नॉट है 510 NT लिखा है, N का मतलब है नैनो, T का मतलब टेस्ला, ठीक है। तरंग के वैद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम कितना होगा, तरंग के वैद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम कितना होगा, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो सवाल में जो जो दिया हो सबसे पहले उसे नोट करते हैं, यहाँ से लिखते हैं सॉल्व। आप हिंदी पे हल भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखो, ठीक है। यहाँ से कहा गया वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम, मतलब हमें दिया गया है, सबसे पहले नोट कर लो, हमें चुंबकीय क्षेत्र का आयाम दिया, बी नॉट का मान कितना दिया, 510 नैनो टेस्ला, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, अगर एक नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9, अगर नैनो को आपको हटाना है तो 10 की पावर -9 से गुणा करना है, ठीक है। मतलब सीधा से कह सकते हो 1 नैनो टेस्ला बराबर 10 की पावर -9 टेस्ला, मतलब अगर नैनो टेस्ला को टेस्ला में बदलोगे तो 10 की पावर -9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम नैनो टेस्ला को टेस्ला में बदलेंगे तो 510 गुणे 10 की पावर -9 टेस्ला, ठीक है। ये आ गई किसकी वैल्यू, बी नॉट चुंबकीय क्षेत्र के आयाम की। अब हमसे पूछ रहा है तरंग के वैद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम बताओ, मतलब हमें वैद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम मतलब ई नॉट क्या था, वैद्युत क्षेत्र का आयाम या वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान या वैद्युत क्षेत्र का शिखर मान है, ठीक है। तो इसी ई नॉट की वैल्यू हमें बतानी है, तो सिंपल से निकाल सकते हैं क्योंकि आपको ई नॉट और बी नॉट में संबंध पता है। क्या संबंध होता है, आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा था ई नॉट बटे में बी नॉट बराबर सी, फॉर्मूला पता है तो आसानी से निकाल लो, ठीक है। और सी का मान सबको पता ही है, कितना सी का मान बताया, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो जल्दी से सब लोग इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे सॉल्व करो और देखो कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। हम भी
सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग भी करो। देखो ई नॉट हमें निकालना है, तो ई नॉट भी यही रखो, बी नॉट भाग पे इसको इधर भेज दो तो गुणे में आ जाएगा, तो सी इंटू बी नॉट, ठीक है, सी इंटू बी नॉट। तो यहाँ से ई नॉट बराबर कितना हो जाएगा, सी है 3 गुणे 10 की पावर 8, बी नॉट कितना है 510, ठीक है। जिसका आंसर पहले आ जाएगा कमेंट भी कर दिया करो, ठीक है, जिससे हमें भी पता चलेगा कि आप हमसे भी मतलब आप साथ साथ करते चल रहे हो, ठीक है। तो 510 गुणे आगे कितना हो जाएगा 10 की पावर -9, तो यहाँ से सी की जगह 3 गुणे 10 की 8, बी नॉट की जगह 510 गुणे 10 की पावर -9। अब इसे हल कर लेते हैं, तो ई नॉट कितना आ जाएगा, 3 का गुणा करो 510 में, 3 0 0, 3 एकम 3, 5 1530, और यहाँ पे 10 की पावर 8 और 10 की पावर -9 मिलके हो गया 10 की पावर -1। ध्यान से देखो 10 की पावर 8 और 10 की पावर -9 मिलके हो गया -1। इसे आगे हल करोगे तो ई नॉट बराबर 1530 को आप लिख सकते हो 153 गुणे 10, ठीक है, 153 गुणे 10, क्योंकि एक जीरो था तो ये हो गया। अब यहाँ पे 10 की पावर -1, अब यहाँ पे 10 की पावर कुछ नहीं मतलब 1 माना जाएगा, तो 10 की पावर 1 से 10 की पावर -1 कैंसिल, सीधा सीधा आपकी जो वैल्यू आ गई ई नॉट की कितनी आ गई 153, और विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। तो यही हमारे पास विद्युत क्षेत्र का मान आ गया, ई नॉट बराबर 153 न्यूटन प्रति कूलम, आंसर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन ये हल हो गया, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन पे, बस अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को लगा सकते हो, ठीक है। सबसे पहला काम ये किया करो, कोई भी क्वेश्चन है सबसे पहले जो दिया हो वो नोट करो, फिर उसके बाद जैसे नैनो टेस्ला में था तो आप टेस्ला में इसको कन्वर्ट कर लो, फिर ई नॉट निकालना था, फॉर्मूला में पता है, सिंपल हमने ई नॉट को निकाल लिया, ठीक है। पहला क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे की ओर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आगे के क्वेश्चन और अच्छे अच्छे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसे। क्वेश्चन हमारे पास, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में जेड अक्ष के अनुदिश चल रही है। इस बार क्या है, जो विद्युत चुंबकीय तरंग है निर्वात में जेड अक्ष के अनुदिश चल रही है। कहा गया इसके विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के सदिश की दिशा के बारे में आप क्या कहेंगे, ठीक है। इसके विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के सदिश की दिशा के बारे में आप क्या कहेंगे, और यदि तरंग की आवृत्ति 30 MHz, देखो आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ज, यहाँ पे एम भी लगा है तो एम का मतलब मेगा, तो ये क्या दिया गया 30 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, 30 मेगाहर्ट्ज है, तो उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होगी ये आपसे पूछा गया। विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति दी है, तरंग दैर्ध्य बताओ, और ये बताओ कि विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के सदिश की दिशा के बारे में आप क्या कहेंगे ये भी बताइए, ठीक है। तो चलो भैया देखते हैं इस सवाल को भी हल करते हैं, ठीक है। सवाल सिंपल ही है, बस आपको इसे अच्छे से देखना है। कहा गया विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में जेड अक्ष के अनुदिश चल रही है, मतलब जो तरंग संचरण की दिशा है वो कहाँ पे है, जेड अक्ष में, पढ़ लो ध्यान से। कहा गया विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में जेड अक्ष के अनुदिश चल रही है, मतलब तरंग जो संचरित हो रही है वो कहाँ पे संचरित हो रही है, किस दिशा में, तरंग संचरण की दिशा जो इस बार है वो है जेड अक्ष की ओर, कहाँ पे, जेड अक्ष की ओर, ठीक है। देख लो ध्यान से, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में जेड अक्ष के अनुदिश चल रही है, मतलब अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें क्या था, इस टाइप से अभी आपको चित्र बना हुआ था, ये यहाँ पे एक्स अक्ष था, ये वाई अक्ष था, ये जेड अक्ष था। इसमें हमने बताया था विद्युत क्षेत्र इधर होगा, चुंबकीय क्षेत्र इधर होगा, और विद्युत चुंबकीय तरंग इस टाइप से आपका चलती है, ठीक है। इधर से चलाओगे तो इस टाइप से, यहाँ से इस टाइप से चलती है, ठीक है। उस कंडीशन में क्या था, एक अक्ष पे तरंग संचरित हो रही थी, लेकिन इसमें कहा गया तरंग जो है जेड में संचरित हो रही है। किस कहाँ पे संचरित हो रही है, जेड अक्ष में संचरित हो रही है। देखो पढ़ लो, इस बार कहा गया एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में जेड अक्ष के अनुदिश चल रही है, मतलब इस बार तरंग जो है इधर चल रही है, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से इस बार तरंग चल रही है, ठीक है, इस टाइप से, मतलब जेड अक्ष के अनुदिश तरंग जो है चल रही है, ठीक है। इस बार तरंग क्या है, जेड अक्ष के अनुदिश चल रही है, कुछ इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से तरंग आपकी जो हो रही है चल रही है, ठीक है। ये चीज आप समझ के रखो, तरंग इस बार जेड अक्ष पे चल रही है, ठीक है। तो जब तरंग आपकी जेड अक्ष पे चल रही है तो इस बार बताओ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। इस टाइप से ये आपको बताना है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होगा। तो आपको पता है अगर तरंग इधर संचरित हो रही है तो तरंग के बगल में इधर वाला ये जो अक्ष होगा, मतलब जो एक्स अक्ष है, ये क्या हो जाएगा, ये विद्युत क्षेत्र ई को दिखाने लगेगा, और इसके बगल वाला चुंबकीय क्षेत्र बी को दिखाने लगेगा। जैसे अभी था उसमें क्या था, इधर अगर तरंग संचरित हो रही है, इधर अगर तरंग इस टाइप से संचरित हो रही है तो इधर वाला विद्युत क्षेत्र हो जाता था और इधर वाला चुंबकीय क्षेत्र हो जाता था। वैसे तरंग इस पर इधर संचरित हो रही है तो बगल वाला ई एक्स अक्ष आपका विद्युत क्षेत्र, बी आपका चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से हम लिख देंगे, अगर तरंग आपका संचरित मतलब तरंग संचरण की दिशा का जेड अक्ष है तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र जो होगा वो किस अक्ष पे होगा, विद्युत क्षेत्र
का सदिश, सदिश पूछा गया। सदिश का मतलब ये जो आई कैप, जे कैप और के कैप था, इसमें आई कैप ये जो आपका देखो इधर अगर आई कैप हो जाएगा तो इसका ये ई का जे कैप हो जाएगा, इसका ये के कैप हो जाएगा। तो वही चीज है, विद्युत क्षेत्र जो होगा उसका सदिश जो होगा, विद्युत क्षेत्र का सदिश, विद्युत क्षेत्र का सदिश कहाँ पे होगा, एक्स अक्ष के अनुदिश। ठीक है, एक्स अक्ष के अनुदिश होगा। और जो आपका चुंबकीय क्षेत्र का सदिश होगा, चुंबकीय क्षेत्र का सदिश सिंपल से आप बता सकते हो। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का सदिश वो कहाँ पे होगा, चुंबकीय क्षेत्र का सदिश जो होगा वो वाई अक्ष के अनुदिश हो जाएगा। ठीक है, वाई अक्ष के अनुदिश हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप चाहो तो ये चित्र बनाना या ना बनाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं, बना दोगे तब भी सही है। ठीक है, तो इस टाइप से समझ लो कि यहाँ पे आपका जो तरंग इस बार थी, तरंग जो थी वो अगर जेड अक्ष पे है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का सदिश कहाँ पे होगा, विद्युत क्षेत्र इसके बगल में एक्स अक्ष पे हो जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र बी जो होगा वो वाई अक्ष को दिखाएगा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र का सदिश जो होगा एक्स अक्ष के अनुदिश और चुंबकीय क्षेत्र का सदिश वाई अक्ष के अनुदिश। तो यही पूछ रहा था आप इसके बारे में क्या कहेंगे, तो हमने कह दिया जो हमें कहना था। ठीक है, तो ये बात हो गई। ठीक है, आगे क्या दिया गया, तरंग की आवृत्ति। हमें क्वेश्चन ने दे रखा है तरंग की आवृत्ति। आवृत्ति को आपको बताया, चाहे न्यू से लिख लो या एफ से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तरंग की आवृत्ति न्यू बराबर दी है 30 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, लेकिन हमें दिया मेगाहर्ट्ज में। तो याद रखो जब ऐसे हो 1 मेगाहर्ट्ज बराबर होता है 10 की पावर 6 हर्ट्ज। ठीक है, 1 मेगाहर्ट्ज बराबर 10 की पावर 6 हर्ट्ज। अगर 30 मेगाहर्ट्ज है तो 30 गुणे 10 की पावर 6 हर्ट्ज हो जाएगा ये। ठीक है, तो आवृत्ति न्यू कितनी हो गई, 30 गुणे 10 की पावर 6 हर्ट्ज हो गई। ठीक है, अब इसके बाद पूछ क्या रहा है, तरंग दैर्ध्य बताओ। तरंग दैर्ध्य जिसे वेवलेंथ बोलते हैं, तरंग की लंबाई बोलते हैं, इसे आपको निकालना है तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य लैम्डा निकालने का फॉर्मूला पता है आपको, भी बताया था, सी बराबर क्या होता है, न्यू लैम्डा। यहाँ से लैम्डा कितना हो जाएगा, सी अपॉन में न्यू। ठीक है, सी बराबर न्यू लैम्डा, लैम्डा बराबर सी अपॉन न्यू। तो यहाँ से मान रख दो, इधर रख लो, लैम्डा बराबर सी। सी कितना है, 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है, आपको भी बताया था। न्यू कितना हो जाएगा, 30 गुणे 10 की 6। इसे यहाँ पे हल कर लेते हैं आगे। ठीक है, अगर नीचे का ना दिख रहा हो तो इधर लिख लेते हैं ना, शायद नीचे का आपको दिख ना रहा हो। लैम्डा कितना है, 3 गुणे 10 की 8, सी का मान है, न्यू का मान है 30 गुणे 10 की 6। अब इसे सॉल्व कर लो, यहाँ से देखोगे 3 से काटो, 3 9 30, लैम्डा बराबर ऊपर बचा 10 की पावर 8। ठीक है, ऊपर क्या बचा 10 की पावर 8, यहाँ पे 10 गुणे 10 की पावर 6। ठीक है, 10 गुणे 10 की पावर 6 को आप क्या लिख सकते हो, देखो ऊपर है 10 की पावर 8, नीचे 10 गुणे 10 की पावर 6, मतलब इसकी पावर कुछ मान लो 1, तो यहाँ पे पावर हो गई 10 की पावर 7। ठीक है, पावर 6 और 1 मिलके 7 हो गई। अब ऊपर पावर 8 है, नीचे 7, मतलब 10 की पावर 7 पावर ऊपर नीचे कट जाएगी, सीधा सीधा लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, 10 की पावर 1, मतलब सीधा सीधा लैम्डा बराबर आ जाएगा 10 मीटर। ठीक है, ये लंबाई होती है तरंग की, इसलिए मीटर में आएगी, तो लैम्डा 10 मीटर आ चुकी है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, 10 मीटर आपका तरंग दैर्ध्य आ जाएगी, एकदम आसान तरीके से। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन भी एकदम सिंपल था। इसमें बस आपसे पूछा गया था तरंग संचरण की दिशा अगर जेड अक्ष में है तो आप विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता दो, उसके सदिश की दिशा। फिर आपसे पूछ लिया गया तरंग दैर्ध्य बता दो, तो हमें न्यू आवृत्ति पता थी, लैम्डा हमने आसानी से 10 मीटर निकाल लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सिंपल से सॉल्व है। अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। बस क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ो, क्या क्या निकालना है, क्या दिया है, ये समझो, आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। आप चलते अगले क्वेश्चन की ओर, तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लो, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, आप जो अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप देखो, इससे देखते हैं, इसे भी अच्छे से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास पढ़ो, कह रहा कल्पना कीजिए कि एक वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम E0 बराबर 120 न्यूटन प्रति कूलम है तथा इसकी आवृत्ति न्यू बराबर 50 मेगाहर्ट्ज है। अब आपसे 2 पॉइंट में पूछा गया। ए पॉइंट में आपसे B0 ओमेगा के तथा लैम्डा ज्ञात कीजिए। बी नंबर में पूछा गया ई तथा बी के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सब चीज पूछ लिया, आप अच्छे से निकाल सकते हो क्योंकि आपको सारे फॉर्मूले पता है। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल पहले पढ़ते हैं क्या क्या दिया है, उसे नोट करते हैं, फिर निकालते हैं एक एक चीज। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी, अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कल्पना कीजिए वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम, मतलब हमें E0 का मान दिया गया है, कितना है 120 न्यूटन प्रति कूलम। दूसरी चीज हमें एक चीज और दी है, आवृत्ति 50 मेगाहर्ट्ज, आवृत्ति न्यू का मान दिया 50 मेगाहर्ट्ज।
सबसे पहला काम इस मेगा हर्ज को हटाना है। 1 मेगा हर्ज बराबर होता है 10 की पावर 6 हर्ज के, तो 50 मेगा हर्ज के लिए 50 गुणे 10 की पावर 6 हर्ज हो जाएगी न्यू की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से न्यू कितना आ गया, आवृत्ति जो है वो आ गई 50 गुणे 10 की पावर 6 हर्ज। ठीक है, अब पहला पॉइंट क्या, ए नंबर पे हमसे क्या क्या पूछा गया, बी नॉट ओमेगा के और लैम्डा। ठीक है, सबसे पहले बी नॉट निकालते हैं। बी नॉट के लिए हमें क्या चाहिए, बी नॉट के लिए हमें क्या चाहिए, हमें फॉर्मूला पता है, ई नॉट बटा बी नॉट बराबर सी। ई नॉट बटा बी नॉट बराबर सी, बी नॉट निकालना है तो सी इधर है, इधर बी नॉट को भेज दो और सी को नीचे लिया हो, तो बी नॉट बराबर ई नॉट बटा सी। ठीक है, बी नॉट बराबर यहाँ से क्या हो गया, ई नॉट बटे में सी, क्योंकि सी इसके नीचे आ गया, बी नॉट उधर चला गया। अब यहाँ से सारी वैल्यू रखो, तो बी नॉट कितना आ जाएगा, ई नॉट की वैल्यू कितनी है 120 बटा सी का मान 3 गुणे 10 की पावर 8। हल कर लो, 3 से काटो, 3 चौक 12 0, तो यहाँ से कितना बचेगा, बी नॉट ऊपर बचा 40, ये 10 की पावर 8 ऊपर जाएगा तो 40 गुणे 10 की पावर -8, 10 की पावर 8 ऊपर गया, माइनस का हो गया। अब यहाँ पे बी नॉट बराबर 1 0 यहाँ पे, तो 1 0 इसके साथ आ जाएगा, तो 4 गुणे 10 की पावर -7। ठीक है, क्योंकि 1 0 का मतलब क्या है, 10 की पावर 1, तो 10 की पावर 1 और 10 की पावर -8 मिलकर हो गया 10 की पावर -7। तो ये चुंबकीय क्षेत्र का आयाम आ गया 4 गुणे 10 की पावर -7, और इसका मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, टेस्ला या न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर, कुछ भी लिख सकते हो, ये टेस्ला हो गया। ठीक है, बी नॉट क्या हो गया, 4 गुणे 10 की पावर -7 टेस्ला, बी नॉट की वैल्यू आ चुकी है। दूसरा पॉइंट क्या पूछ रहा है, ओमेगा पूछ रहा है, तो ओमेगा के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर में पढ़ा था। आवृत्ति एफ बराबर कितना होता है, ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो यहाँ से ओमेगा कितना आ जाएगा 2 पाई इंटू एफ। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा कितना आ जाएगा 2 पाई इंटू एफ लिखो या आवृत्ति न्यू लिख दो। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है, एफ बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई, प्रत्यावर्ती धारा में पढ़ा था, ओमेगा बराबर 2 पाई इंटू एफ, एफ की जगह न्यू रख दो आवृत्ति। ठीक है, तो यहाँ से एफ रखो या न्यू रखो, बात एक ही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि आवृत्ति ही तो है, तो ओमेगा बराबर 2 पाई, पाई की वैल्यू कितनी 3.14 इंटू आवृत्ति 50 गुणे 10 की पावर 6। हल कर लो यहाँ से, तो यहाँ से हल करते ओमेगा निकालते 2 का 50 से गुणा, 50 दूना 100, 3.14 गुणे 10 की पावर -6। ठीक है, ध्यान से देखो, पाई की वैल्यू ये रखी थी 3.14, आगे सेम चीज, 50 का 2 से गुणा, 50 दूना 100, 3.14 और 10 की पावर प्लस का 6 है भैया, माइनस का नहीं है, प्लस का 6 है। ठीक है, अब हल करते हैं इसे, देखो 50 दूना 100, आप देखो 314 में अगर 100 का गुणा कर दो आप, या चलो ना करो, 3.14 रखो, इस 100 को कर दो 10 की पावर 2, 10 की पावर 6 ये आ गया। ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा 3.14, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 6 मिलके 10 की पावर 8। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकेंड। क्या मात्रक होता है, रेडियन प्रति सेकेंड। कोणीय वेग है ओमेगा, इसका मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकेंड। 3.14 गुणे 10 की पावर 8 रेडियन पर सेकेंड इसका माना गया। ठीक है, तो ये भी आसानी से निकल गया ओमेगा। आप क्या बताना है, के कहां से आया, के जो समीकरण में था ना, इसमें ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वाले में, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसमें जो के होता है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो के लिए एक फॉर्मूला याद रखना, के का फॉर्मूला शायद हमने इससे पहले नहीं बताया था, आप फॉर्मूला समझ लो, के का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, के का फॉर्मूला होता है, के बराबर सूत्र जानते हो क्या होता है, के बराबर होता है आपका वो 2 पाई अपॉन में लैम्डा। ये फॉर्मूला याद रखना, के का वहां पे हमने नहीं लिखा था, इसको नोट कर लेना। के बराबर सूत्र होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, जो के होता है इसका सूत्र होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। ठीक है, इसी फॉर्मूले से के का मान निकलेगा। अब बात आती लैम्डा, लैम्डा हमें पता नहीं, तो सबसे पहले लैम्डा निकालेंगे। तो लैम्डा भी हमको निकालना ही है, तो पहले लैम्डा निकाल लो। लैम्डा के लिए देखो सी बराबर होता है न्यू लैम्डा, यहाँ से लैम्डा का सूत्र बनाओगे तो सी अपॉन में न्यू। ठीक है, ये न्यू नीचे आ जाएगा, तो लैम्डा बराबर सी अपॉन न्यू। तो लैम्डा बराबर सी का मान कितना है 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, सबको पता है 3 गुणे 10 की पावर 8। न्यू का है 50 गुणे 10 की पावर 6। हल कर लेते इसे। ठीक है, हल कर लेते इसे। देखो यहाँ पे लैम्डा है 3 बटा 50 है, 50 को बना लो 5, और यहाँ पे हो गया 10 की पावर 7। ठीक है, ऊपर जो 10 की पावर 8 है, ध्यान से देखो क्या चीज है, ऊपर है 3 गुणे 10 की पावर 8, नीचे 50 था तो 50 को बनाया 5, ये 0 इसके साथ लग गया 10 की पावर 7। आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे 10 की पावर 8 है, अगर एक पावर कम कर ले तो मतलब 10 की पावर 7 हो जाएगा। एक पावर कम करने का मतलब है 10। ठीक है, 10 का मतलब है यहाँ पे एक 0 बढ़ा लो। ठीक है, तो 30 बन गया। ध्यान से देखो हमने क्या किया, 10 की पावर 8 को हमने किया 10 की पावर 7, जो 10 बचा उसका 3 से गुणा हो गया 30 बन गया। यहाँ पे 50 को 5 किया, इसका 0 इसके साथ चला गया 10 की पावर 7। यहाँ पे होगा क्या, बढ़िया 10 की पावर 7 से 10 की पावर 7 काट देंगे, 5 से 30 को काट देंगे, 5 छक्का 30, लैम्डा आ गया 6 मीटर।
लैम्डा कितना आ गया 6 मीटर आ गया, तरंग दैर्घ्य भी हमने निकाल ली 6। अब यहाँ पे रख के हम के का मान निकाल लेंगे, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, लैम्डा की वैल्यू 6, हल कर लो इसे, 2 3 6, भाग दे दो 3 का, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 0 बार जाएगा, 3 चौको 12, 2 3 छंग 18, 1.047 1.046 आ रहा है। 1.046 रखो या 1.05 कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि 1.046 आ रहा है, 4 के बाद क्या आ रहा है 6, तो सीधा सीधा इसे क्या कर लो 5 कर लो, 1.045, ठीक है। तो यहाँ पर से हमारे पास के कितना आ गया, के आ गया 1.05, ठीक है, 1.05 ये के की वैल्यू आ गई, ठीक है। सिंपल, जो जो चीजें पूछी गई ए पॉइंट पे, बी नॉट ये निकल आया, ओमेगा ये निकल आया, के ये निकल आया, लैम्डा ये निकल आया। कुछ नहीं था, बस सवाल लग रहा था बड़ा कितनी चीजें पूछ रहा है, लेकिन केवल फॉर्मूले रख रहे हो, सारी चीजें आपके पास है, ठीक है। बी पॉइंट पे ई तथा बी के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। बी पॉइंट पे हमसे पूछ रहा है, बी पॉइंट पे पूछ रहा है ई तथा बी के लिए व्यंजक, तो ई का आपको व्यंजक पता है, ई का व्यंजक क्या होता है, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू जे कैप, यही तो फॉर्मूला था जो विद्युत क्षेत्र का समीकरण था। तो इसमें सारी वैल्यू रख दो, ई नॉट का मान है 120, सारी वैल्यू रख दो, ई बराबर 120, ई नॉट की जगह साइन वैसे ही रहेगा। ओमेगा का वैल्यू कितनी आई है, ओमेगा कहाँ गया, ये रहा 3.4। देखो इसे थोड़ा सही से लिखे, नहीं तो इधर दिखे ना शायद बोर्ड का, आपको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। बी पॉइंट अब यहाँ पे निकालना है, बी पॉइंट यहाँ पे निकाला जा रहा है क्योंकि उधर दिखेगा नहीं। ई बराबर समीकरण है ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू जे कैप, यहाँ पे ई बराबर ई नॉट की वैल्यू 120 साइन ओमेगा की जगह कितना है, ओमेगा की जगह 3.14 गुणे 10 की पावर 8, 3.14 गुणे 10 की पावर 8, टी को वैसा ही रहने दो, माइनस के की वैल्यू कितनी 1.05, तो 1.05 इंटू एक्स बाहर जे कैप, ठीक है। ये समीकरण आ जाएगा ई का, देख सकते हो आसानी से। ये वैद्युत क्षेत्र का समीकरण दोनों के पूछे गए ना, ई तथा बी के, ई तथा बी के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो व्यंजक ये आया, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जे कैप होता है, तो ई नॉट की वैल्यू रखी, ओमेगा की वैल्यू रखी, के की वैल्यू रखी, बाकी समीकरण सेम। इसी टाइप से बी का निकाल सकते हो, बी बराबर क्या होता है, बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू के कैप, के कैप, ठीक है। तो बी नॉट की वैल्यू रख दो, बी नॉट कितना है, बी नॉट कहाँ गया 4 गुणे 10 की पावर माइनस 7, बी नॉट है 4 गुणे 10 की पावर माइनस 7 साइन ओमेगा कितना है 3.14 गुणे 10 की पावर 8, टी वैसा ही रहेगा, माइनस 1.05 एक्स और आगे के कैप, क्योंकि के की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, इसकी थोड़ी ना बदल जाएगी। तो ये आ गया क्या, चुंबकीय क्षेत्र के लिए, और यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल से वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक क्या आया, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक क्या आया, बस बी नॉट की वैल्यू रखो, ओमेगा की वैल्यू रखो, के की वैल्यू रखो, आपके पास आपका समीकरण आ गया। इस टाइप से क्वेश्चन आसानी से हल हो चुका है, ठीक है। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, लेकिन इंपॉर्टेंट था, देख सकते हो सारी चीजें पूछी गई थी, बी नॉट लैम्डा ओमेगा सारी चीजें, ठीक है। आसानी से समीकरण भी निकल गए। इन समीकरण को याद रखो, जो जो वैल्यू आपको पता है रख दो, समीकरण आपके पास, ठीक है। तो यही चीज पूछा गया था, व्यंजक, तो व्यंजक ही तो निकाला ये, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो चुका है। देखो इस चैप्टर पे इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बस आपको जितने फॉर्मूले बताओ उनको तैयार रखना है, आसानी से क्वेश्चन डाल सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे इस चैप्टर के आसानी से हमने हल कर लिए, ठीक है। और आज से हमारा क्लास 12 फिजिक्स का 8वां चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद देखो फिजिक्स के भी हमने 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, केमिस्ट्री के भी 5 चैप्टर कंप्लीट है। अब आगे जो आगे की आपकी क्लासेज जाएंगी उस पर आगे की आपके एक एक करके सारे चैप्टर्स को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और अगर केमिस्ट्री या फिजिक्स की बेहतरीन तैयारी करनी है, सारे वीडियो देखने हैं, तो डिस्क्रिप्शन पे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे चेक करना, फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे फिजिक्स के सारे वीडियो मिल जाएंगे, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे केमिस्ट्री के सारे वीडियो मिल जाएंगे, मस्त तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर लेना, और जो लोग नए हो सब्सक्राइब आपको जरूर करना है, क्योंकि यहाँ पे तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही है। और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हमारा पढ़ाना आपको समझ में आया, ठीक है। तो कमेंट जरूर करना, मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसे नोट कर लो, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है, नोट कर लो।